Hello everyone, welcome to Camon Academy. Myself Aso Singh. In the last chapter, I will be discuss about history of the coordination chemistry and some basic point of the coordination chemistry and types of ligand. But in this lecture, I will be discuss about what is the ambidentate ligand, what is the flexidentate ligand, what is the chelating ligand, what is the bidentate, tridentate, what is the hexadentate ligand, and what is the macrocyclic ligand. ठीक है, so now we start. In the last unit, in the last lecture, I will be discuss about what is the NO and some important point about NO. So first one example. Plus 2. So what is the oxidation number of the Fe? इसके लिए इससे पहले आप x मानिए, दो एटम है, एटम और लिगेंड के बीच में प्लस चार्ज, पॉजिटिव। H2O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? H2O आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फिर दो लिगेंड के बीच में प्लस NO आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो लीनियर होगा और उसमें कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 इक्वल टू टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है? +2 है, यार +2। तो x इज इक्वल टू सिंपल मैथमेटिक्स +2 इधर गया -1 +1। सो in this complex, iron will be present on the +1 oxidation state. This is the basic question. Now, what is the ambidentate ligand? What is the ambidentate ligand? Ambidentate ligand means a ligand, a monodentate ligand, a monodentate ligand which contain more than one donor atom, but only one donor atom attached with metal. ठीक है, मतलब एक ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम हो बट केवल एक ही डोनर एटम मेटल से अटैच हो, उसे हम कहेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे एग्जांपल है HCN, ये आपका एक मोनोडेंटेड लिगेंड है जिसके पास दो डोनर एटम है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज सल्फर और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दो डोनर एटम है, एक सल्फर के ऊपर माइनस चार्ज है, यहाँ पर नाइट्रोजन। तो यह एक ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड है जो एक बार या तो वो इस मेटल से यहाँ से वो बॉन्डिंग कर जाए, फर्स्ट चांस यह है कि एक सल्फर मॉलिक्यूल्स मेटल से बॉन्डिंग हो, तब उस समय इसका क्या नाम होगा? थायोसाइनेट। और इस कंडीशन में जब मेटल सल्फर से जुड़ा है तब उसका नाम होगा, यहाँ पर S जोड़ दोगे। ये आपका सल्फर क्या इंडिकेट कर रहा है कि थायोसाइनेट में सल्फर आपका मेटल के साथ बॉन्डिंग किया है। ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन, इसी लिगेंड के पास दूसरे डोनर एटम है नाइट्रोजन। तो एक कंडीशन हो सकता है कि किसी रिएक्शन में वो मेटल नाइट्रोजन से जुड़ा हो। यदि वो मेटल नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा तब क्या नाम होगा? थायोसाइनेट N। ठीक है। तो ये आपके क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है
क्यों? क्योंकि इसमें एक ही डोनर एटम है जो मेटल से बॉन्डिंग कर रहा है, जिससे हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड। ठीक है, और इसे हम एम्बीडेंटेड क्यों कहा जा रहा है? यह एक ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड है जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हैं, बट किसी एक कंडीशन में वो एक ही मेटल से बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कर रहे हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। नाउ सम एग्जांपल, you identify ambidentate ligand ClO3 minus SO4 2 minus SO3 2 minus and CO3 2 minus। इसमें कौन सा ऐसा लिगेंड है जो आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए ClO3 है, पहले इसे देख ले रहे हैं। Cl स्ट्रक्चर बनाइए, Cl डबल बॉन्ड O O माइनस डबल बॉन्ड O। ClO3 माइनस है ना, तो ये होगा। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है ClO3 माइनस का। ठीक, इसमें देखिए कितने डोनर एटम है। यह एक नॉर्मली एक स्ट्रक्चर बस बना है सीखने के लिए। ये आपका, इसके पास एक लोन पेयर होगा ना, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से 2 यहाँ से बॉन्डिंग, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक लोन पेयर आपका बचा हुआ है। तो इस केस में कितने डोनर एटम प्रेजेंट है? डिफरेंट, एक ऑक्सीजन है और दूसरा क्या है, क्लोरीन है। तो यह एक ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड है जिसके पास 2 डोनर एटम है, बट किसी भी एक कंडीशन में केवल एक ही डोनर एटम मेटल से बॉन्डिंग करेगा। ये आपका क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। SO4 2 माइनस है, स्ट्रक्चर बना लीजिए, H डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, इस केस में भी देखिए ये दोनों ऑक्सीजन सेम है। ठीक, इसमें एक ऑक्सीजन माइनस ये डोनेट करेगा और सल्फर के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, तो इसके पास कितने डोनर एटम है? केवल एक ही डोनर एटम है। ये दोनों तो सेम ही है, तो इसके पास केवल एक ही डोनर एटम है, जिसके कारण ये आपका क्या हुआ, मोनोडेंटेड लिगेंड है, नॉट एम्बीडेंटेड। ठीक, SO3 2 माइनस, S डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, इस केस में भी क्या होगा, इसके पास एक लोन पेयर बचा है ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप का एलिमेंट है, तो डबल बॉन्ड 2 1 3 एक 4 वैलेंसी हुई, एक लोन पेयर आपका बचा है। तो इसके पास कितने डोनर एटम है, एक यह और एक सल्फर। तो इसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम है और यह एक क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, जिसके कारण इसे हम क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक, यह हुए आपके कुछ एग्जांपल। आइडेंटिफाई, किसी में भी आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड देखना है तो बस केवल आप ये देखो कि उसके पास कितने डिफरेंट डोनर एटम है, कि कोई भी एक ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। नाउ आपका फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। व्हाट इज द फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड? कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो डिफरेंट हेप्टासिटी शो करते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, जैसे एग्जांपल CO3 2 माइनस है, C डबल बॉन्ड O माइनस CO3 2 माइनस है। ठीक है, यह लिगेंड है, यह जब ट्रांजिशन मेटल 3D ग्रुप 4D ग्रुप एंड 5D ग्रुप, इसमें 3D 4D जनरली देखा गया है। 3D 4D ग्रुप में यदि कहीं वो ट्रांजिशन मेटल 3D 4D ग्रुप का जो मेटल है, जब वो CO3 2 माइनस के साथ ऐड होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, तो उस समय वो मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करेगा, मोनोडेंटेड की तरह। ठीक है, जब CO3 2 माइनस ट्रांजिशन मेटल 3D 4D के साथ ऐड होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, तो उसमें वो मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करते हैं। बट इन द केस ऑफ द लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड मेटल के साथ जब CO3 2 माइनस कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसमें वो बाइडेंटेड की तरह बिहेव करता है, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह वो बिहेव करता है।
एक ही CO3 2- है, वो लेंथेनाइड एक्टिनाइड में बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है और ट्रांजिशन मेटल में मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करता है। रीजन क्या है? लेंथेनाइड एक्टिनाइड है और ट्रांजिशन मेटल है। इन दोनों में साइज किसकी छोटी होगी? ऑब्वियसली ट्रांजिशन मेटल की। तो ट्रांजिशन मेटल की क्या होती है? साइज छोटी होती है। ठीक है, तो ये जो मेटल है, इलेक्ट्रॉन को जब ये लिगेंड डोनेट करेगा उसके लिए उसे क्या करना होगा? करीब आना होगा ऑक्सीजन माइनस को, और वो आपका क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट करेगा, जिसमें आपके 3 मेंबर क्या हो रहा है? ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना, 3 मेंबर रिंग बनेगा। जब ट्रांजिशन मेटल इन दोनों ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर रहा है तो आपका क्या हो रहा है? 3 मेंबर रिंग बन रहा है, और इस रिंग को बनने में ज़्यादा ही स्ट्रेन की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? इसका एंगल 120 है। सभी के सभी का एंगल क्या होते हैं? 120 है। CO3 2- आपका इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 मतलब प्लेनर, अब प्लेनर मतलब 120। बट ट्रांसफर मेटल के साथ बॉन्डिंग, दोनों ऑक्सीजन को बॉन्डिंग करने के लिए इससे क्या होना होगा? और ज़्यादा सिकुड़ना होगा, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? और कम, और इसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा, जिससे जिस कारण आपको मालूम भी होना चाहिए कि 3 मेंबर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन वैसे ही होता है, और ये ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, और ड्यू टू द मोर स्ट्रेन विल बी जनरेट इन दिस टाइप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। सो होता क्या है कि एक ही ऑक्सीजन, इस स्ट्रेन को कम करने के लिए एक ही ऑक्सीजन ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, एक ही ऑक्सीजन ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। इस कारण ये आपका इस कारण ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, CO3 2-। ठीक है, फिर नाउ जब आप लेंथेनाइड एक्टिनाइड लोगे तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड की क्या होती है? साइज बड़ी होती है। तब उस केस में आपका ये ऑक्सीजन माइनस साइज बड़ी होने के कारण ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट एंड रिंग में भी स्ट्रेन नहीं होगा, जिसके कारण ये ट्रांजिशन स्टेट आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। और यही कारण है कि दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यह बाइडेंटेड हुआ और इसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं है। इसलिए इन द केस ऑफ द लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड इट इज़ बिहेव्स लाइक बाइडेंटेड। इसमें केवल एक ही रीजन है, साइज। जब साइज छोटी थी तो आपका रिंग आपका क्या है? 3 मेंबर रिंग स्टेबलाइज नहीं हो पाया, जिसके कारण यह मोनोडेंटेड की तरफ ट्रांजिशन मेटल बिहेव करेगा। मोनोडेंटेड लिगेंड CO3 2- बिहेव करेगा। इस केस में साइज बड़ी होने के कारण ईजिली आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जा रहे हैं, जिसके कारण इन द केस ऑफ द लेंथेनाइड एक्टिनाइड बाइडेंटेड लिगेंड की तरह वो बिहेव करते हैं। ठीक है ना। टेक एन एग्जाम्पल। -4 ले लो। तो इसमें सीरियम है ना, सीरियम आपका क्या है? लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड एलिमेंट है ना, जिसके कारण ये आपका कैसा लिगेंड होगा? NO3-। यह भी आपका सेम रीजन है, CO3 2- के जैसा ही है ना, जिसके कारण CO3 2- NO3 एक ही रीजन है, फ्लैक्सीडेंटेड बिहेवियर। सो NO3- भी यहाँ किसकी तरह बिहेव करेगा? बाइडेंटेड की तरह। बाइडेंटेड लिगेंड की तरह NO3- यहाँ पर भी बिहेव कर रहा है। रीजन आप यही बताइएगा, CO3 2- का, जो भी पीछे एग्जाम्पल बताया हूँ सेम रीजन यहाँ भी है। ठीक है, अब एक NO3- आपका बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके पास 6 है, तो उसके पास 6 है, तो टोटल आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 12। एक NO3 दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो 6 NO3 12 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 12 हुआ। ठीक है, या ठीक। अब सेकेंड यूनिट, बाइडेंटेड लिगेंड। लिगेंड
टाइप्स ऑफ लिगेंड में अब क्या आएगा, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या हुआ, बाई मतलब होता है टू, मतलब कोई भी एक ऐसा लिगेंड हो जिसके पास दो डोनर एटम प्रेजेंट हो, उससे हम क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। कोई भी एक ऐसा लिगेंड हो जिसके पास दो डोनर एटम है तो उससे हम कहेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जैसे एग्जांपल NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर एक इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर यह दो जगह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जिसके कारण यह आपका क्या होगा, बाइडेंटेड है, टू डोनर एटम तो बाइडेंटेड। ठीक, इसका नाम क्या होता है, एथिलीन डाइमीन, इसे हम कहते हैं EN। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसे हम EN से डोनेट करेंगे। ठीक, नाउ कई सारे एग्जाम्पल हैं, CO माइनस CH2 NH2। यहाँ पर देखिए, ये मेटल से यहाँ से भी बॉन्डिंग करेगा, यहाँ से भी, क्योंकि इसके पास यहाँ लोन पेयर है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ से वो आपका क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बॉन्डिंग कर लेगा। तो इसके पास कहाँ से डोनेट कर रहे हैं, एक यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और एक यहाँ से भी बॉन्डिंग हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। वैसे ही यदि कोई भी एक ऐसा लिगेंड हो जिसके पास 3 डोनर एटम है तो उसे हम कहेंगे ट्राइडेंटेड, यदि 4 डोनर एटम है तो उसे टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। किसी भी लिगेंड के पास यदि 6 डोनर एटम प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे हेक्साडेंटेड लिगेंड। या मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़ के आप सभी को पॉलीडेंटेड लिगेंड भी कर सकते हैं, बाई ट्राई टेट्रा सबको हम क्या कर सकते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, नाउ चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या होगा, कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड हो या ट्राई हो या टेट्रा हो, जब वो मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो 4 या 5 मेंबर के रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चिलेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है चिलेशन, और इसे ही हम क्या कहेंगे, और उस लिगेंड को क्या कहेंगे, चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, ए बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड, सभी को ले लीजिए, लिगेंड अटैच विथ metal, then it is for 5 या 6 मेंबर रिंग। ठीक है, तो कोई भी बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड है, जब वो मेटल के साथ अटैच होगा तो वो 5 या 6 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को कहा जाएगा चिलेशन, एंड उस लिगेंड को क्या कहा जाएगा, चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, नाउ यू टेक एन एग्जांपल। ये आपका ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है ना। ठीक, वैसे ही सेकंड एग्जांपल ले लीजिए। बाइडेंटेड लिगेंड है, नाम जानते होंगे, एथिलीन डाइमीन।
ठीक है। या एथिलीन डाइमीन को मैं शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख दे रहा हूँ एन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, वो हो गया, ठीक है। या एथिलीन डाइमीन एन मतलब एथिलीन डाइमीन, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे 3 एथिलीन डाइमीन से आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब इन दोनों में आपके जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, जिस चिलेटिंग लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो मोर स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू मोनोडेंटेड लिगेंड। रीजन क्या है कि इस लिगेंड में यदि आपको बॉन्ड को किसी लिगेंड को रिमूव करना होगा तो उसमें एक जगह से जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपका एक लिगेंड आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, जिसमें आपकी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन इसमें यदि कहीं आपको बॉन्ड को रिमूव करना हो, किसी एक लिगेंड को रिमूव करना हो, तो इसमें आपको 2 जगह से बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी होगी, जिसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो आपका इसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो ये आपका यह मोर स्टेबल है। आइए इसमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये आपका क्या है, लेस स्टेबल है, ठीक है। तो आपका यह जो 2 है वो आपका मोर स्टेबल है और 1 आपका क्या है, लेस स्टेबल है, ठीक। अब वैसे ही यदि कहीं यहाँ पर ट्राइडेंटेड लिगेंड रहता तो उसमें 3 जगह से बॉन्ड को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है, सो वो और ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, वो इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा। टेट्रा ट्राइडेंटेड से भी ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा कौन होगा, हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, है कि नहीं, क्योंकि उसमें 6 जगह से बॉन्ड को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट होगी। किसी एक लिगेंड को रिमूव करने के लिए 6 जगह से बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन द केस ऑफ द हेक्साडेंटेड लिगेंड। नाउ यू टेक सेकेंड रीजन। क्यों आपका यह जो एथिलीन डाइमीन वाला जो कॉम्प्लेक्स था वो क्यों ज़्यादा स्टेबल है, उसका सेकेंड रीजन दे रहा हूँ। फर्स्ट, आप ये रिएक्शन देखो कि इसमें वो कॉम्प्लेक्स बनाना है FeS2 का होल्स FeNH3 का होल 6+2 कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स को बनाना है। तो ये भी रिएक्शन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस आप ऐसे देख लो। F6NH3 जब मालिक्यूल होंगे, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा रिएक्शन वाले पोर्शन में। FeNH3 होल 6+2 प्लस 6 मोल वाटर मालिक्यूल्स रिमूव हो गए। वैसे ही सेम ही रिएक्शन ले रहा हूँ, FeH2O होल 6+2 प्लस 6NH3 मालिक्यूल्स, नहीं एथिलीन डाइमीन यूज करना है ना, तो EN, तो 3EN में आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक EN 2 जगह से बॉन्डिंग करेगा तो मुझे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा करना है, तो मुझे 3EN की रिक्वायरमेंट होगी। FeEN का होल थ्राइस प्लस 2 प्लस 6H2O मालिक्यूल। अब किसी भी, मुझे ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब मुझे यह बताना है कि कौन सा स्टेबल ज़्यादा है, उसका सेकंड रीजन दे रहा हूँ। किसी की भी जो स्टेबिलिटी होती है ना, उससे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू भी निकाला जा सकता है, जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, जिसमें एक फार्मूला होता है ΔG = ΔH माइनस T∆S, जहाँ पर ΔG मीन्स डिफरेंस बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी, ΔH मीन्स डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी, T मीन्स टेम्परेचर और ΔS मीन्स एंट्रोपी डिफरेंस, ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन में जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा वो कंपाउंड आपका स्टेबल बनेगा, किसी भी कंपाउंड में, क्योंकि वो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा वो कंपाउंड आपका स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको ΔN मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिफरेंस। किसी भी रिएक्शन का यदि आपको नंबर ऑफ मोल डिफरेंस बताना हो तो उसे हम कहते हैं ΔN। फार्मूला होता है NP माइनस NR। मतलब क्या हुआ, NP का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ
रिएक्टेंट फर्स्ट रिएक्शन के लिए, इसे मैं फर्स्ट दे दे रहा हूँ ना, ऐसे सेकेंड। फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ये है 6 मोल या 1 मोल या, टोटल कितने नंबर ऑफ मोल हैं 7, माइनस यहाँ पर 6 मोल या 1 मोल या 7, तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या हुआ 0, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन के लिए डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा, हेयर 6 1 7 माइनस 3 1 4, दैट इज मीन्स 3। अब डेल्टा एन आपका क्या डिफाइन कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस कितना है, और इसी के थ्रू हम एंट्रोपी भी डिफाइन किया जा सकता है। एंट्रोपी मीन्स होता है रैंडमनेस, किसी भी कंपाउंड या किसी भी चीज़ में जो किसी भी चीज़ मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है जितना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा वो रैंडम रहेगा, उतना ज़्यादा उसका एंट्रोपी होता है। जैसे एग्जांपल, आपके वाटर मॉलिक्यूल के 3 फेज ले लीजिए, वाटर सॉलिड में, गैस में और लिक्विड में। यदि वाटर जो सॉलिड में है उसमें मॉलिक्यूल आपके क्या होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं, वो मोशन नहीं कर पाते, मतलब वो क्या है, सबसे लेस रैंडम मॉलिक्यूल है, उसमें रैंडमनेस क्या है 0 के अबाउट है, वो मॉलिक्यूल आपके क्या है बहुत ही कम घूम रहे हैं। फिर गैस में वही एग्जांपल लीजिए, गैस में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रैंडमली मूव करते रहते हैं, सो आपका वो क्या होगा, मोर रैंडमनेस होगा, ठीक है। तो वैसा एग्जांपल इसमें, इस मॉलिक्यूल में 0 है, मतलब इसमें रैंडमनेस क्या है 0 के अबाउट है, और इसमें रैंडमनेस कितनी है, पॉजिटिव फॉर्म में है। सो डेल्टा एस का जो वैल्यू होता है वो आपके डेल्टा एन पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा डेल्टा एस उतना, जितना ज़्यादा डेल्टा एन उतना ज़्यादा डेल्टा एस। सो फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा एच जो डिफरेंस है इस रिएक्शन के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स से बताया जाएगा। फिर डेल्टा एच कोई भी एक कॉमन नंबर ले लो, -100, क्योंकि दोनों सेम रिएक्शन है, -100 निगेटिव होता है हमेशा, माइनस टी कोई भी एक टेम्परेचर ले सकते हैं, मैं ले रहा हूँ रूम टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इनटू डेल्टा एस, इसके लिए कितना है 0 है, तो आपका डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा -100। फर्स्ट रिएक्शन के लिए क्या आया, सेकेंड रिएक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू -100, निगेटिव होता है डेल्टा एच का वैल्यू, माइनस रूम टेम्परेचर, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं तो सेम कंडीशन हमेशा लेना होगा, -300 इनटू यहाँ पर वैल्यू कितना है 3 है, तो आप यहाँ 3 भी लिख सकते हो। ये तो जान जाओ कि डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आप कुछ भी ले सकते हो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, 2 ले रहा हूँ, तो आपका आंसर कितना आएगा -700। सी हेयर, किसी भी चीज़ में ये जो निगेटिव चार्ज होता है ये आपका आइडेंटिफाई करता है कि उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। पॉजिटिव कहीं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता तो वो आइडेंटिफाई करता कि आपका जो सिस्टम है वो एनर्जी को गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यदि निगेटिव है तो इसका मतलब ये होता है कि वो सिस्टम एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो ये -100 एनर्जी को लॉस कर रहा है, ये -700। सो यहाँ से देखा जाएगा कि सेकेंड मॉलिक्यूल आपका ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो यदि कोई भी कंपाउंड या किसी भी रिएक्शन में जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो उतना मोर स्टेबल होगा। सो रीजन आपका क्या था कि FeN3 आपका मोर स्टेबल होगा और FeNH3 लेस स्टेबल होगा, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ FeN3 के केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है तो वो आपका मोर स्टेबल होगा, एंड FeNH3 का होल 6+2 में कम एनर्जी रिलीज हुई है तो वो आपका लेस स्टेबल होगा। नाउ स्टार्ट, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड क्या होता है, जनरली मैक्रोसाइक्लिक जो लिगेंड होते हैं उनका जो यूज होता है बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। यह मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड को आपको बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा बताया जाएगा।
यहाँ पर बस आपको देखना है कि माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड है क्या, उसके डिटेल के बारे में हम लोग बायो इनऑर्गेनिक में बात करेंगे। ठीक है, इन द बायो इनऑर्गेनिक में आपके 3 प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, कोरिन लिगेंड, क्लोरीन लिगेंड और एक होता है पोरफायरिन लिगेंड। तो इसके बारे में आपसे बायो इनऑर्गेनिक में पूरे डिटेल में बात होगी। इसमें आपको बस ये समझना है कि मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड क्या है। कोरिन लिगेंड जो यूज होता है वो आपके विटामिन B12 में यूज होता है। क्लोरीन क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल में यूज होता है। और पोरफायरिन है, ये आपके जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं उसमें मायोग्लोबिन्स है, साइटोक्रोम C है, इन सभी में आपका पोरफायरिन लिगेंड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड बना दे रहा हूँ, इसे पोरफायरिन कहते हैं। ठीक है, ये आपका है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, जिसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यह आपके पोरफायरिन लिगेंड होते हैं और इसमें यहाँ पर क्या होता है, मेटल आपका इंसर्ट होता है। ये तो आपका क्या, इस लिगेंड को क्या कहते हैं पूरे को, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। ये आपका पोरफायरिन लिगेंड है। ठीक है, तो पोरफायरिन लिगेंड ये होते हैं, इसे हम मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड कहते हैं। सो देखिए, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड आपके चिलेटिंग लिगेंड से भी ज़्यादा स्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक लिगेंड को रिमूव करने के लिए आपको 4 जगह से बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि इस लिगेंड को रिमूव करना होगा तो यहाँ 2 3 4 जगह से आप जब बॉन्ड को ब्रेक करोगे तब वो आपका लिगेंड रिमूव होगा, तो उसमें मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एंड द सेकेंड रीजन, आप डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू भी उस रीजन को बताया जा सकता है कि उसमें आपकी ज़्यादा गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज होगी, सो आपका वो मोर स्टेबल होगा इन कंपेयर टू चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख लीजिए, पोरफायरिन लिगेंड है यह जो बनाया हो, यह आपका पोरफायरिन लिगेंड है। तो इस पोरफायरिन लिगेंड में आपके 11 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन लिगेंड में 10 होते हैं और कोरिन लिगेंड में 5। इसी के अंदर बस चेंजिंग होता है। ठीक है, यह है आपका मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। सो यहाँ पर आपका लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ लिगेंड, सब के सब चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इन द नेक्स्ट यूनिट में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।